बिना देखे बताना है। चंदौली गाजीपुर, हाँ चंदौली गाजीपुर, हाँ और बलिया देवरिया, और और हाँ और एक महाराज। सहारनपुर से कौन कौन लगाता है? और सारे लोग कहाँ चले गए? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। हरियाणा कहाँ पहुँच गया? हिमाचल प्रदेश में सहारनपुर। सर आपने सहारनपुर से बोला। सहारनपुर से बोला। आपने बोला हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सीमा लगाता है? अच्छा ठीक है, कोई नहीं। चलो अच्छा बताओ, नेपाल से कौन कौन सीमा लगाता है? नेपाल से कितने जिले सीमा लगाते हैं? 7 या 7? कितने लोग साथ में? अच्छा 8 कौन बोल रहा है? आप सबसे अलग है, 7 ही। और वो भी कितने हैं सब? कौन से हैं? नहीं सब तराई है। तराई क्यों है? तराई क्यों? क्योंकि ये गंगा के ऊपर, ठीक है, हिमालय से जस्ट नीचे वाले जो है वहां से, ठीक। आइए, मतलब 9:30 बजे ये आप लोग कितने बजे आए? 9 बजे आ गए, मतलब हम 20 मिनट सॉरी इसके लिए। नहीं सर, वो कोई बात नहीं, हो जाता है। नहीं सही है, आप लोग 20 मिनट वेट किए, ये कल से मैं ख्याल करूंगा। हम लोग सब घूम आए। चलिए एक और बताइए, मध्य प्रदेश जो बता देगा उसको इनाम मिलेगा। बिना देखे सोनभद्र से कितने जिले साझा करते हैं? सोनभद्र से सॉरी मध्य प्रदेश से कितने जिले? 11। कौन कौन? सिंगरौली, सतना, पन्ना। सिंगरौली कहाँ पहुँच गई? सर सोनभद्र। सिंगरौली जिला है? सिंगरौली जिला है? सर मध्य प्रदेश है। सिंगरौली जिला है? हम क्या पूछे हैं? हम उत्तर प्रदेश का पूछे हैं, ठीक है, कि मध्य प्रदेश से कौन कौन से जिले सीमा साझा? सोनभद्र, ललितपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, चित्रकूट, झांसी, महोबा, जालौन, बांदा, आगरा, इटावा। एक और छूट रहा है, चित्रकूट बोलेंगे? बोले चलिए ये क्वेश्चन आउट है, आरओ के लिए क्वेश्चन आउट है यहाँ से निश्चित रूप से। देखो दो सीमा पूछता है, एक भारत जो है कौन कौन से देशों से सीमा साझा करता है, ठीक, और फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं कितने राज्यों से सीमा साझा करते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। पेपर उठा के देखा करिए, पेपर देखते हो नहीं? कितने लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखे? आप देखे हो? ये क्वेश्चन कब आया है? सोनभद्र जो है, सोनभद्र कितने जिलों से कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? चलिए कोई एक और क्वेश्चन बताइए, घुमा के पूछते हैं। चलिए बताइए, सहारनपुर कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? सहारनपुर, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, सहारनपुर कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? किससे किससे? हरियाणा और कौन एक? एक उत्तराखंड, ठीक। एक और बताओ। नहीं सही है, तीन ही सही बताइए। हम कहें एक क्वेश्चन और बताओ। कौन सा एक ऐसा जिला है, ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय और राज्य दोनों से सीमा साझा करता है? कौन सा ऐसा
एक जिला है उत्तर प्रदेश का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो साझा करता ही है, प्लस जो है राज्य से भी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन कौन सा नहीं पीलीभीत, हाँ सही। और अच्छा एक मिनट, पीलीभीत सही बताया। और अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि सबसे पूर्वी वह कौन सा जिला है, वह कौन सा पूर्वी जिला है जो अंतरराष्ट्रीय, ठीक है जानिए, उत्तर पूर्वी जो अंतरराष्ट्रीय प्लस राज्य दोनों से सीमा साझा करता है, दोनों से सीमा साझा करता है। उत्तर पूर्वी जिला मतलब वो उसकी स्थिति कहीं यहाँ हो, मतलब अगर ये भारत का मैप है तो यहाँ हो, उत्तर प्रदेश का अगर मैप है, ध्यान दीजिए, उत्तर पूर्वी पूछ रहे हैं, उत्तर पूर्वी कौन सा होगा? ऑप्शन दें, ऑप्शन दें, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज है, महाराजगंज की कुशीनगर? कितने लोग कुशीनगर के पक्ष में? सही है। चलिए मिला जुला के क्वेश्चन आप लोग 1 मार्क दो, सही कर दो, ठीक। तो कल क्या क्या हो चुका था? हाँ, कितने पार्टों में डिवाइड किया गया उत्तर प्रदेश के भू आकृति? 4। कौन कौन से थे? अच्छा ये बताओ, विंध्यन जो चट्टान था वह किस कल्प में या किस काल में बना? प्री, ठीक। और उसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ मिलते हैं विंध्यन में? तो कल हम लोग पढ़ा रहे थे महागर, ठीक। उत्तर प्रदेश के भू आकृत प्रदेश, उत्तर प्रदेश के प्रदेश ठीक है। पहला है तराई क्षेत्र, भावर और तराई प्रदेश। दूसरा है मध्य गंगा, मध्य गंगा या मध्य मैदानी प्रदेश। और तीसरा है भागर एक बात ध्यान दीजिए, इसको भापर और भांगर दोनों बोला जाता है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा। और दूसरा है भागर, ठीक। और एक बात ध्यान दीजिए, ये दोनों मध्य गंगा का ही, ये मैदानी ही पार्ट है इसका, ठीक। तो तराई प्रदेश में आपको बताया कि कौन कौन से हैं? 7 जिले हैं, ठीक। 7 जिले में कौन कौन सा है? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, यहाँ से लेके सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, यहाँ तक पूरा है, महाराजगंज तक, ठीक है। इस तराई क्षेत्र में, ये तराई क्षेत्र क्यों बोला जाता है? इसके पीछे का कारण क्या, लॉजिक क्या है? तराई क्षेत्र क्यों बोला जाता है? बताइए, तराई क्षेत्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर औसतन वर्षा ज्यादा होता है। औसतन वर्षा, यहाँ पे आर्द्रता ज्यादा होता है। क्या होता है? आर्द्रता ज्यादा होता है, जिस वजह से यहाँ पे 2 फसलें बहुत अच्छे से पैदा होती है, गेहूं, ठीक,
और 2 नहीं 3, और धान, ठीक, और एक गन्ना। गन्ना, हाँ, कौन बताएगा गन्ना कौन सी फसल? गन्ना नकदी फसल है। गन्ने का रेट कैसे डिसाइड किया जाता है? एमएसपी के तहत। हाँ, कैसे? ऑप्शन देते हैं, एमएसपी, एफआरपी और जीएसपी और केएसपी। बताओ। हाँ, केएसपी। पहली बात तो ये दोनों कुछ होता है, ये दोनों गलत है, ठीक है, ये दोनों गलत है, ये दोनों कुछ नहीं। हाँ, अब क्या तो तुक्का मार ही दिए थे, अब तो मार ही दिए। हाँ, तो ये वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामला जो है, आर्थिक विभाग वही डिसाइड करता है गन्ने का, ठीक है। तो तराई क्षेत्र में आर्द्रता होने के कारण उसे तराई क्षेत्र बोला जाता है, और प्लस यह काफी उपजाऊ क्षेत्र होता है। उपजाऊ क्षेत्र होने के क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पे नदियां बाढ़ आती रहती हैं, बारिश होता ही यहाँ पे बार बार, ठीक। मैदानी क्षेत्र में 2 है, ठीक है, ये मैदानी क्षेत्र का ही भाग है। एक है जो मैंने कल बताया था, एक भाबर है और एक खादर है, ठीक है। आपको ये पता होगा ये भाबर कौन सी है, ये कौन सी है बताइए? नवीन ये है कि ये प्राचीनतम है, कौन सा है? मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ नदियों का पानी इस क्षेत्र में, नदियों जैसे नदी जो है बाढ़ क्षेत्र में नहीं आता, यहाँ नदियों का पानी हमेशा नहीं आता, कभी कभार आ सकता है, ठीक है, कभी कभार, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे नहीं आता। ये मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? खादर के अकॉर्डिंग भाबर जो है ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र नहीं होता, ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बार बार जो है फसलें उगाई जाती है। फसल चक्र हमने बताया था, किस लिए बताया था? फसल चक्र से क्या हो सकता है? फसल चक्र हमने बताया था क्या? फसल चक्र से क्या फायदा है? फसल चक्र से बताइए, फसल चक्र से क्या, भूमि को क्या लाभ होता है? भूमि की उर्वरता बढ़ती, तो वो जरूरत कहाँ पड़ती है? यहाँ, इसमें भाबर वाले क्षेत्र में, क्योंकि लगातार आप जो है भूमि का दोहन करते हैं, लगातार पेस्टिसाइड और खाद उर्वरक पैदा डालते हैं, और लगातार आप जो है फसल उगाते हैं, तो इस वजह से इस भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। जहां आप पहले जो है 10 कुंटल उगाते थे, वहां जो है 5 कुंटल 6 कुंटल हो जाता है। लेकिन यही जो ये क्षेत्र, यहाँ एक नुकसान भी, ये नवीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नवीन उपजाऊ खेत है, नवीन उपजाऊ भूमि है, और इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि यह गंगा बेसिन में आता है, और यहाँ पे लगभग साल में 1 बार या 2 बार, मतलब 1 बार, ज्यादा नहीं, मिनिमम तो 1 बार, ठीक है, कभी कभी 2 साल में 1 बार यहाँ गंगा का पानी, ठीक है, गंगा का पानी आता है, जिससे इस क्षेत्र का उपजाऊ, मतलब भूमि का उपजाऊ लेवल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? उपजाऊ लेवल यहाँ का बढ़ जाता है, और जिसके वजह से यहाँ पे धान, ठीक, और गन्ना और गेहूं की अच्छी फसल पैदा होती है, ठीक है। धान, गेहूं, गन्ना की फसल यहाँ बहुत अच्छा पैदा होता है, धान का भी फसल पैदा होता है, ठीक ठाक पैदा होता है। क्यों होता है? इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ नदियों का पानी हमेशा 1 से 2 साल में आता रहता है, जिससे, अच्छा आप लोगों को पता ही होगा कि जब नदियों का पानी आता है, जब नदी जाता है, तो उसमें नदी में कई सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो उस भूमि को उपजाऊ क्षमता बढ़ा देते हैं। उस भूमि का उपजाऊ क्षमता बढ़ाने की वजह से वह भूमि काफी उपजाऊ हो जाती है, जहां आप जो, लेकिन इसका एक डेमेरिट ये है कि जैसे आपने फसल उगाया और कभी कभी बाढ़ आ जाती है तो नष्ट भी हो जाता है। क्या होता है? नष्ट हो जाता है, इसका डेमेरिट यही है। लेकिन लाभ क्या है कि यहाँ पे आपको ज्यादा रासायनिक पदार्थों की, रासायनिक उर्वरक की जरूरत नहीं होती, ज्यादा रासायनिक उर्वरक की जरूरत नहीं होती है इस भूमि में, ठीक है। और मैं बताऊं, बहुत सारे ऐसे एरिया है ना कि ऐसे ही हो जाते हैं, वहां रासायनिक उर्वरक ना डालें, और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या पैदावार किया जाता है? जायद की फसलें भी इस क्षेत्र में उगाई जाती हैं। कहाँ पे? जायद की फसलें। जायद की फसलों में क्या होता है? जैसे कि ककड़ी, खीरा, ठीक है, ककड़ी, खीरा, ये सब सारी चीजें, तरबूज, हाँ तरबूज। और आपको बताएं वहां
एग्जाम्पल तो मेरे पास एक ही रहता है क्योंकि वहाँ एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो इलाहाबाद में जैसे जो गंगा का क्षेत्र है, इलाहाबाद में जो गंगा का क्षेत्र है वहाँ किसी का भूमि अलॉट नहीं है, ठीक है। जब गंगा का पानी जाता है तो वहाँ लोग अपना अपना, जैसे मान लो ये गंगा नदी जा रही है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पानी खत्म हो गया, पहले पानी यहाँ तक था, पानी चला गया तो ये एरिया जो बचता वहाँ लोग जाके अपना अपना कब्जा कर लेते हैं, डंडा उंडा लगा के जो भी, और वहाँ पे जाके बढ़िया खरबूजा ये सब पैदा करते हैं, मार्केट में ले आते हैं 10 रुपये किलो। किसको किसको पसंद है? तरबूजे का जूस पीना चाहिए, उससे जो है फेस पे ग्लो आता है। पता ही नहीं पता है, सीरियसली बता रहे हैं, कभी गूगल करके देख लो तरबूज का है क्या होगा। तो ये सब सारी चीजें, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। अब कौन कौन पिएगा तरबूजे का? तो आपको ज्यादा जरूरी है ग्लो का, नहीं ठीक है, सही रहना जरूरी है जीवन। और क्या, चलिए लिखिएगा भागर और भाबर या भांगर दोनों बात है, भाबर और तराई प्रदेश लिखिए इसमें। ऐसे अगर आप मेंस में लिखे तो आपको नंबर मिलेगा, ये कम से कम 1-2 नंबर जाएगा अगर इसी मतलब स्ट्रेटेजी के साथ लिखिए। आप लिखिए संपूर्ण, लिखिएगा उत्तर प्रदेश के सबसे ऊपरी क्षेत्र को, उत्तर प्रदेश का मैप फिर से बना दे क्या? यहां बनेगा जी, चलो कल बनाए थे। उत्तर प्रदेश कितने लोगों को मैप बनाने आता है और सारी स्थिति बता देंगे। उत्तर प्रदेश में कौन से जो है जिला तो नहीं बता पाओगे, लेकिन हाँ राज्यों की स्थिति बता दो, कौन कौन से राज्य कहाँ सीमा साझा करते हैं, कौन कौन बता सकता है, सारा बता दो। चलो बताओ। हाँ एग्जाम्पल है, मान लो ये मैप है, ठीक, ये मैप है, यहाँ पे कौन सा राज्य होगा? हाँ, और यहाँ पे हरियाणा। अच्छा यहाँ पे और यहाँ हिमाचल प्रदेश। चलो अच्छा यहाँ बताओ, झारखंड। और यहाँ उल्टा बता दो। सही है, इतना तो बताए कम से कम। उत्तर प्रदेश के सबसे ऊपरी क्षेत्र को भाबर तथा, ज्योग्राफी में पढ़े थे नहीं आप लोग? पढ़े होंगे, ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो गया। कितने लोगों ने ज्योग्राफी का क्लास पूरा किया है? हाथ उठाए। पूरे क्लास मतलब ज्योग्राफी का पढ़े हैं ईमानदारी से? कितने लोग किए? हाथ उठाए। नहीं किए ही नहीं, मैं वहां के अकेले ऐसे चली जाती थी क्या? नहीं, कहने का मतलब वो नहीं, ज्यादा क्लास किसने किया, कहने का मतलब ये मान लो आप लोग कंप्लीट किया, आप लोग नहीं किए। सर हम लोग आए नहीं थे, तो उसमें पता ही नहीं था। अरे चल तो रहा सर, लेकिन हम लोग आधे से ज्यादा सिलेबस हो गया तब आए। अच्छा सिलेबस में क्या क्या कंप्लीट हो चुका है? यूपी स्पेशल तो होने वाला है, ठीक है, मैक्सिमम मान के चलो कि इसमें 15 दिन और लगेगा, 15 से 16 दिन। एक दिन लास्ट क्लास में आप लोगों को योजना पढ़ाएंगे, क्योंकि योजनाएं छोड़ेंगे, योजना पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका यूपी स्पेशल का हमारा आपका साथ होगा। पार्टी देने काम ही नहीं किया पूरे क्लास तो फुल नहीं हुए तो पार्टी कौन आप लोग पार्टी देना ये गलत होगा, क्योंकि एक प्राइवेट कोचिंग नहीं है, ये एक सरकारी कोचिंग है, आप लोगों को पता है। और यहाँ से वीडियो वायरल होने से हम समस्या में आ सकते हैं। नहीं, हम समस्या में आ सकते हैं। सर क्या लॉजिक लगाया, हम समस्या में आ जाएंगे। सर चलिए ठीक है, आगे चलिए, कंटिन्यू करिए। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भाबर तथा उसके बाद के समांतर क्षेत्र को तराई, समांतर क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का विस्तार एक पट्टी के रूप में, इस क्षेत्र का विस्तार एक पट्टी के रूप में उत्तर पश्चिम में कौन सा जिला होगा बताओ?
ये उत्तर और पश्चिम में यहां कौन सा जिला होगा? उत्तर पश्चिम में सहारनपुर। ठीक है, देखो उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर एक पट्टी के रूप में उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में उत्तर पश्चिम में यहां सहारनपुर, ठीक है, कहां गया मान लो ये सहारनपुर हो गया, ठीक। और पूर्व में यहां पे मान लो देवरिया, क्या देवरिया। पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर जिला तक है। कल मैंने बताया था कि 9 बजे आएंगे, तब भी आप लोग लेट आते हो, 9:45 हो गया। उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर जिला तक है, ठीक है। आगे सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र में भाबर की चौड़ाई, ये भाबर की चौड़ाई लगभग 34 km। जो पट्टी नहीं है, इस पट्टी की चौड़ाई है 34 km, मतलब 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर है, किंतु पूर्व की ओर बढ़ने पर उसमें, अच्छा एक चीज बताओ, ये लॉजिक लगाओ, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की मोटाई या चौड़ाई कहां हो सकती है? पूर्व में या पश्चिम में? जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ जाते हैं क्या होगा? घटेगी, सही, घटेगी, सामने लगा होगा, सही बात है। 34 km है, किंतु पूर्व की ओर बढ़ने पर इसमें कमी आती है, भाबर क्षेत्र की भूमि ऊबड़ खाबड़ होती है, यहां पर, या कह सकते हैं इस क्षेत्र में धान और गन्ने की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है, ठीक है। अब दूसरा लिखिएगा मध्य गंगा प्रदेश, ठीक है, या लिखिए मध्य का मैदानी प्रदेश, इसमें लिखिएगा मध्य का मैदानी प्रदेश, इसमें लिखिए। 4 लोग बैठो यहाँ, देखो खाली, एक लोग यहाँ आ जाओ, क्यों ऐसे दिक्कत हो रही है? सब जगह ही जगह देखिए। उत्तर के भाबर और तराई तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्र के मध्य का मैदानी क्षेत्र अथवा गंगा यमुना दोआब क्षेत्र कहा जाता है, अथवा गंगा यमुना दोआब क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का निर्माण आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? गंगा के मैदानी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ? कई करोड़ वर्षों में हुआ, ठीक है। नदी जो है लाते धीरे धीरे उस भूमि का निर्माण हुआ, ठीक है। इस क्षेत्र का निर्माण
गंगा तथा उसकी सहायक नदियों, इस क्षेत्र का निर्माण गंगा तथा उसकी सहायक नदियों, ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में यमुना गोमती गंडक, यमुना गोमती गंडक, शारदा रामगंगा राप्ती, शारदा रामगंगा राप्ती, राप्ती घाघरा, ब्रैकेट क्लोज। सर गंडक क्या है? यमुना गोमती गंडक शारदा, शारदा रामगंगा राप्ती, रामगंगा राप्ती, घाघरा, घाघरा, ब्रैकेट क्लोज, द्वारा लाई गई बालू, द्वारा लाई गई बालू कीचड़ तथा लाई गई बालू कीचड़ तथा कॉप, लिख लीजिए, कॉप मिट्टी से निर्मित हुआ, से निर्मित हुआ, से निर्मित हुआ, इसे दो भागों में, इसे दो भागों में, किसको? गंगा के मध्य मैदान भाग, इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक भाबर है और एक खादर है। तो पहला इसमें लिखिएगा भागर क्षेत्र, पहला, हाँ, इसके बाद हाँ भागर या भाबर क्षेत्र। इस क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से है, भाबर क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसका निर्माण कैसे? पुरानी या नवीन? पुरानी, पुरानी जलोढ़ मृदा। अच्छा एक चीज बताओ, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है? काली, जलोढ़ या चिकनी? जलोढ़ मृदा, ठीक है। चाय की खेती किस पे की जाती है? चाय की खेती के लिए पानी की जरूरत होती है कि नहीं? बारिश चाहिए, अत्यधिक चाहिए, इसीलिए चाय की खेती को क्यारी में किया जाता है, ढलान, पानी को रुका जाता है उसको, ठीक है। और एक बात और, क्यारी नुमा खेती जो है पर्वतों पे भी किया जाता है। कभी आप लोगों ने देखा है क्यारी नुमा खेती? पास में आपके है उत्तराखंड, जाके घूमा है, देख लिया करो। भारत की डायवर्सिटी को देखना है तो जाओ उत्तराखंड घूम के आओ, है वहां आपको देखने को मिलेगा क्यारी नुमा खेती कैसे। वहां गेहूं की फसल भी उगाई जाती है, क्यारी बना बना के, जैसे मान लो आपका है बहुत सारे क्लासों में आज भी जैसे आगे स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है, सीढ़ी नुमा, वैसे वहां सीढ़ी नुमा खेती होती है। जीवन में थोड़ा घूमा उमा करिए, फ्रस्ट्रेशन कम होगा, ठीक है। एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, जानते हो आप लोग, राहुल सांस्कृत्यायन, उन्होंने, उनको घुमक्कड़ कहा जाता था और वो मतलब बहुत सारी किताबें लिखी। नेक्स्ट लिखिएगा, इसी में इसको दो भागों में विभाजित किया गया था। कहां तक है? यह पुरानी जलोढ़ मृदा के जमाव से हुआ, इसका निर्माण पुरानी जलोढ़ मृदा के जमाव से हुआ। इस क्षेत्र की भूमि काफी ऊंची है, इस क्षेत्र की भूमि काफी ऊंची है तथा यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, मतलब हमेशा तो नहीं, कभी कभार भले पहुंच जाए, नहीं पहुंच पाता है। कई वर्षों से लगातार भूमि उपयोग, कई वर्षों से लगातार कृषि उपयोग में कई वर्षों से लगातार भूमि का कृषि उपयोग में आने से मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है, या कम, ठीक है, कम हो जाती है, ठीक है। लगातार मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। लगातार आप जब फसल उगाएंगे, अपने से ही ले लो, कोई व्यक्ति है लगातार काम करेगा तो क्या होगा? क्षमता कम हो जाएगी।
एक क्षमतावाद कोई भी व्यक्ति वस्तु जो है काम नहीं कर पाएगा, यहां तक कि इवन मशीन भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, मशीन भी एक क्षमतावाद काम करना बंद कर देता है। जैसे आप 4 व्हीलर लेके जाओ, लगातार लॉन्ग ड्राइव पे जाओ और इंजन गर्म हो जाएगा, फिर अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है खादर क्षेत्र। नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र को कौन सी भूमि बोलते हैं? खादर भूमि या खादर क्षेत्र बोलते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र को खादर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। खादर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र का निर्माण नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई नई मिट्टी की परतों के इकट्ठा होने से हुआ। मिट्टी की परतों में प्रतिवर्ष बदलाव के कारण इस क्षेत्र में परतों में प्रतिवर्ष बदलाव के कारण इस क्षेत्र में अत्यंत ही उपजाऊ, यह क्षेत्र अत्यंत ही उपजाऊ बन जाता है। इन क्षेत्रों में नदियों द्वारा अत्यधिक अपरदन के कारण बीहड़ों अपरदन के कारण इन क्षेत्रों में नदियों के द्वारा अत्यधिक अपरदन के कारण बीहड़ों का निर्माण हुआ है। अच्छा बताइए, बीहड़ कहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और कौन सी नदी सबसे ज्यादा है? चंबल। बीहड़ क्या होते हैं पता है किसी को? बालू का टीला बन जाता है। ठीक है, नदी जब काटती है, नदी जब काटी है, अब उनसे क्या बात कर रहे हो? नदी जब काटती है तो क्या होता है? बीहड़ों का निर्माण होता है। वहां डाकू बहुत ज्यादा होते हैं। डाकू जानते हो? झांसी रानी का सॉरी क्या नाम? फूलन देवी और एक और था, उसका नाम दतुआ, ऐसे कुछ नाम था। और एक बात बताएं, एक डाकू ऐसा था, उसको एक पार्टी ने टिकट भी दिया था, वो जीता भी था। बहुत फेमस था और उसकी इतनी फेमस इतना था कि उसकी मूर्ति बनी है। क्या हुआ? नहीं, कांग्रेस नहीं, नाम लेने से क्या होगा? एग्जाम्पल, उदाहरण लिखिए। उदाहरण, यमुना और चंबल के बीहड़। चंबल के बीहड़। ठीक है, अब नेक्स्ट है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अपने उत्तर प्रदेश में दक्षिण का पठारी क्षेत्र ये। अच्छा बताओ, जो पठारी क्षेत्र की भूमि है क्या उपजाऊ होगी? अच्छा, भूमि का निर्माण, मिट्टी का निर्माण क्या तत्काल से होता है कि कई करोड़ वर्ष? जो पत्थर होता है ये पहले टूटता है, फिर रवा बनता है। रवा बनने के बाद इसकी मिट्टी बनने का कई प्रोसेस है, और इसीलिए सरकार जो है मिट्टी पे फोकस कर रहा है कि आप मिट्टी की उर्वरकता को खत्म मत करिए, क्योंकि मिट्टी बनने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है,
लेकिन हम लोग जो है उसका दमन, खासकर पीलीभीत वाले बहुत दमन करते हैं। गन्ने का खूब उत्पादन करते हैं, गन्ने का, गेहूं का भी होता है, गेहूं होता है लेकिन कम होता है, गन्ना ज्यादा होता है। आप लोग थोड़ा सा कॉमर्शियल खेती पे जाओ, कॉमर्शियल खेती नहीं, मतलब गन्ना तो कॉमर्शियल ही, ठीक है, कुछ अलग तरीके से करो। अपने गांव में पिताजी को समझाओ कि इससे भूमि का जो है उर्वरकता खत्म हो रहा, आने वाले समय में हमारे बच्चे ऐसे भूखे रह जाएंगे, ऐसा बातें बताओ, सही में बता रहे। भारत में ये बड़ी समस्या आने वाली है, आने वाले समय में जमीन की उर्वरकता खत्म हो जाएगी तो भारत में चरम पर समस्या आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि भाई जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है तो क्या चाहिए? खाने के लिए भोजन चाहिए, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भारत इतना फोकस कर रहा है ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने भारी जनसंख्या का भरण पोषण नहीं किया जा सकता ऑर्गेनिक मतलब जैविक खेती से, जैविक खेती से, ठीक है। लिखिए इसमें उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग के, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग के ठीक दक्षिण में, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग के ठीक दक्षिण में पठारी भाग, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड, जिसके अंतर, इसका थोड़ा सा आपको दिखा दें, बुंदेलखंड में समझ नहीं पाओगे, ठीक है, बुंदेलखंड और बघेलखंड, ठीक। ठीक है, ये आपका ये वाला एरिया बघेलखंड होगा और ये वाला एरिया बुंदेलखंड का होगा। बुंदेलखंड मतलब ये पूरा, ये यहाँ से बुंदेलखंड में कौन कौन से आते हैं? बुंदेलखंड में देखिए ये वाला एरिया है बघेलखंड, ठीक, और बुंदेलखंड वाला एरिया ये बुंदेलखंड वाला एरिया ये, ठीक है। और एक बात बताओ, इस फिगर में, इस मैप में पूर्वांचल कहाँ होगा? यहाँ पूर्वांचल कहाँ होगा? एक मिनट जिससे पूछेंगे होता है यहाँ, तब कहा यहाँ, हाँ ये वाला एरिया पूर्वांचल, पूर्वांचल। और बताइए रुहेलखंड वाला एरिया कौन सा होगा, जिससे पूछेंगे। चलिए बताइए सानिया जी, आप बताइए इस मैप में रुहेलखंड वाला एरिया कौन सा होगा इस मैप में? अच्छा, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो आप पकड़ लो रुहेलखंड, थोड़ा सा है, आप बताओ। बरेली, बरेली यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर तुरंत पकड़ लेते हैं तो ये क्या होगा? ये रुहेलखंड वाला एरिया है, ठीक। एक और बताओ इसमें, आप नहीं कोई और बताए, अवध का क्षेत्र इसमें कौन सा होगा? एक मिनट आप बताइए, अवध का क्षेत्र इसमें कहाँ होगा? हाँ कहाँ? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, ये अवध का क्षेत्र, अवध। ये हमारे पूछने का बस एक ही कारण था, कम से कम आप लोगों को याद हो जाए। बघेलखंड नीचे, ठीक, पूर्वांचल जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, पूर्वांचल उस तरफ हो गया, ठीक। आने वाले समय में गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी होने वाली, पता ही नहीं, उत्तर प्रदेश आने वाले समय में 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। आप लोग दूसरे राज्य में जाओगे, हम लोग दूसरे में जाएंगे। पूर्वांचल को अलग किया जाएगा और ये आपका जो है इधर पश्चिमी यूपी हो, आप लोगों का एरिया हो सकता है पश्चिमी यूपी में, पश्चिमी यूपी, और पश्चिमी यूपी का जो है राजधानी जहां तक है लखनऊ ही रहेगा, लेकिन हम लोगों के लिए फायदा है, हम लोगों की राजधानी गोरखपुर बन जाएगी।
गोरखपुर या बनारस दो में से एक रहेगा। अगर हमारे बाबा जी रहते हैं तो जो है गोरखपुर ही बनेगा, श्योर। उत्तराखंड में नहीं जाएगा। अरे कुछ एक मिनट, उत्तर प्रदेश कम पावरफुल है, ठीक है। कोई राज्य अपना एरिया नहीं छोड़ना चाहता। कोई सोचो, पीलीभीत तो छोड़ा नहीं, जो कि सॉरी ललितपुर तो छोड़ा नहीं, जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। अब क्या उम्मीद है कि ये पीलीभीत छोड़ देगा, जो कि हल्का सा टच करता है ऊपर से, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा। और उत्तराखंड में जाकर क्या उखाड़ लोगे आप लोग, कौन सा वहां क्या है। उत्तर प्रदेश ठीक है, ठीक है। तो अवध वाला क्षेत्र, अवध वाले क्षेत्र में कौन कौन सा आएगा, कौन बता सकता है। जिले कौन कौन से जिले आ सकते हैं अवध क्षेत्र। चलिए आप बताइए। प्रियंका, आपका प्रियंका नाम है ना। हाँ, सौम्या बताइए। प्रियंका शायद उनका नाम, उनका इनका कॉपी मैंने चेक किया। कौन सा है। हाँ, अयोध्या तो होगा ही, अयोध्या तो जग जाहिर है, अयोध्या। चलिए आप बताइए, नेहाल बताइए, अवध क्षेत्र में कौन कौन सा है, कौन कौन सा जिला। अरे कुछ तो बताओ, एक आध दो। नहीं, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं। आप बताएं, पलक जी आप बताएं। सही है। और श्रावस्ती आएगा। चलिए, और उसके और इधर लखनऊ तो ठीक है, लेकिन और सुल्तानपुर, फैजाबाद, अयोध्या एक ही, फैजाबाद अयोध्या एक ही, ठीक। और सुल्तानपुर ये अवध क्षेत्र। संत कबीर नगर नहीं, नहीं, संत कबीर नगर पूर्वांचल। तो संत कबीर नगर के नहीं, संत कबीर नगर बोले नहीं, नहीं, संत कबीर नगर नहीं। हमारा जिला जो है पूर्वांचल में। चलिए आगे लिखिए। कहां तक हो चुका। जिसके अंतर्गत बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठारी भूभाग सम्मिलित हैं। पठारी भूभाग सम्मिलित हैं। ये भूभाग वास्तव में प्रायद्वीप भारत का, प्रायद्वीपी भारत का ये भूभाग वास्तव में प्रायद्वीपी भारत का ही उत्तरी विस्तार है। प्रायद्वीपी भारत का ही उत्तरी विस्तार है। इस क्षेत्र के अंतर्गत जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज। ध्यान दीजिएगा, प्रयागराज का कुछ भाग आता है, ना कि पूरा। प्रयागराज का कुछ भाग मेजा और करछना, ये वहां पे 2 तहसीलें हैं, मेजा और करछना। प्रयागराज का मेजा और करछना तहसीलें। करछना लिख दे रहा है, करछना। मेजा और करछना तहसीलें, कौमा मिर्जापुर का दक्षिणी वाला भाग, आज मिर्जापुर का दक्षिणी वाला भाग एवं सोनभद्र, चंद्रौली इनमें सम्मिलित है। सोनभद्र और चंद्रौली इनमें सम्मिलित है।
एक बात और ध्यान दीजिएगा, सोनभद्र और चंद्रौली जिले सम्मिलित हैं, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिए, चंद्रौली जो है नक्सलवादी क्षेत्र है, चंद्रौली और सोनभद्र, ठीक है। चलिए, ये हो चुका आपका विभाग जो है डिवाइड करने का। अगला है गंगा के मैदान का क्षेत्रीय विभाजन। गंगा के मैदान का क्षेत्रीय विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन। पहला इसमें है गंगा यमुना दोआब। दूसरा इसमें है रुहेलखंड का मैदान। रुहेलखंड का मैदान, रुहेलखंड का मैदान। तीसरा है अवध क्षेत्र का मैदान, अवध क्षेत्र का मैदान। और लास्ट है पूर्वांचल का मैदान, पूर्वांचल का मैदान। पूर्वांचल का मैदान। पूर्वांचल का मैदान देख लिए, जैसा कि मैप में हम पहले ही दिखा चुके हैं। मैप जस्ट पीछे, मैप में ये अवध का क्षेत्र है, ठीक है, अवध का। और कौन सा, ये पूर्वांचल का है। और रुहेलखंड वाला एरिया ये वाला है, और बुंदेलखंड वाला एरिया है, ठीक है। और गंगा यमुना का दोआब। अच्छा, एक बात बताओ, गंगा जो है उत्तर प्रदेश से उत्तरी सीमा में प्रवाहित होती है कि दक्षिणी की दूर मध्य से है, मध्य से। और बिहार में बताइए। खास बात यह है कि बिहार, गंगा जो है ऐसी एक नदी है कि बिहार को दो भाग में डिवाइड करती है, हाँ, मध्य से, ठीक है। ऐसे ही आती है, हाँ ऐसे ही आती है, एकदम मध्य नहीं कह सकते। वो गंगा का क्षेत्र कहाँ से एंट्री करती है बताइए, कौन? बिजनौर से। और बिजनौर कहाँ है? यहाँ पे, बिजनौर यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, बिजनौर यहाँ से ऐसे प्रवाहित होती है। और कहाँ से निकलती है? गाजीपुर या बलिया? बलिया, ठीक है। और बलिया की स्थिति क्या है? यहाँ पे बलिया की स्थिति यहाँ, ऐसे बलिया से निकल जाती है, ठीक। बलिया से ये बिहार में क्वेश्चन बनता है। बिहार में कहाँ एंट्री करती है जाने तो, बिहार का क्वेश्चन क्या मतलब। लेकिन बिहार में पूछता है क्वेश्चन कि गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है बिहार में, और किस जिले से निकलती है। और एक भी क्वेश्चन पूछा है कि गंगा नदी बिहार में कितने जिलों से होकर प्रभावित होती है। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से प्रभावित होती है? 28। और गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में कितना विस्तार है, कितने किलोमीटर है? ऑप्शन दे, 1449, 1448, 1450, 1451 है। और कोई? 1448, 49, 50, 51, 50, 1450। यमुना कितना? यमुना 1300, ठीक है, 1300। चलिए देखिए, इसमें थोड़ा सा देखो, इसमें यही बात, फिर से ये बात यही है, इसमें इस क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक है, ठीक है। इस क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक है। और जब क्वेश्चन बनेगा कि गंगा यमुना मैदान क्षेत्रीय विभाजन पर टिप्पणी करें, तो ये आपको सारे पार्ट के बारे में, और 125 नंबर में आएगा, 125 शब्दों में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं लिखवा दूंगा। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक ऐसा पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बने हुए हैं, तो ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, ठीक है। जब पूछेगा क्वेश्चन कि गंगा के मैदान का क्षेत्रीय विभाजन पर टिप्पणी करें,
तो आपको लिखना पड़ेगा गंगा यमुना रुहेलखंड अवध क्षेत्र पूर्वांचल। और इसमें स्थिति ध्यान दीजिएगा, ये जो मैप मैं बनाया हूं इसको आप बनाएंगे तभी आपको नंबर मिल पाएगा, अदरवाइज नंबर मिलेगा नहीं। तो मिलेगा लेकिन भाई ये नॉर्मल मिलेगा। 8 नंबर का अगर है प्रश्न 2-3 नंबर पा जाएंगे। अगर आप मैप बना के स्थिति को दिखाते हैं कि स्थिति कहाँ पे, किस अवध क्षेत्र की स्थिति क्या है, बुंदेलखंड की क्या है, अवध और क्या नाम है गंगा यमुना का, तो आपको नंबर कम से कम 3 नंबर 4 नंबर ज्यादा मिलेगा और लोगों से। और एक बात और है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन लिखते समय ज्यादा प्रयास करिए मैपिंग का, लेकिन हर जगह नहीं, जहां जरूरत हो। ये नहीं कि हर जगह मैप डालते जाओ, लेकिन इस क्षेत्र में मैप का जरूरत ज्यादा है। जैसे हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में अगर बोली पे पूछता है उत्तर प्रदेश की बोलियां, तो उसमें आप मैपिंग का यूज करिए कि उत्तर प्रदेश के किस एरिया में कौन सी बोलियां बोली जाती है। इससे आपका आंसर जो है थोड़ा सा अपग्रेड रहता है और नंबर भी ठीक मिलता है। लिखिएगा, यह दोआब गंगा यमुना का है, पहला लिखिएगा गंगा यमुना दोआब। यह दोआब शिवालिक पहाड़ियों, यह दोआब शिवालिक पहाड़ियों। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, हिमालय का सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? शिवालिक, ठीक है। और सबसे कम मतलब हाईएस्ट ऊंचाई वाला क्या है? शिवालिक है, ठीक है। और शिवालिक चोटी कहाँ मिलती है? शिवालिक चोटी जो है सहारनपुर में थोड़ा बहुत मिलता है, सहारनपुर से, ठीक है, सहारनपुर से आगे लिखिएगा। यह दोआब शिवालिक पहाड़ियों, ब्रैकेट में लिखिएगा सहारनपुर से प्रयागराज में, ब्रैकेट में लिखिएगा सहारनपुर से प्रयागराज में 2 नदियों के संगम तट पर और उत्तर प्रदेश को गंगा जमुना तहजीब भी कहा जाता है। गंगा जमुना तहजीब सभ्यता संस्कृति क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बना हुआ आपके एग्जाम में, मेंस में हिस्ट्री में क्वेश्चन आया है कि गंगा जमुना तहजीब पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, ठीक है। तो गंगा जमुनी तहजीब यही है। यहाँ विभिन्न प्रकार के कल्चर है। प्रयागराज में 2 नदियों के संगम तक फैली गंगा और यमुना नदियों के बीच समस्त जलोढ़ भूमि को, यमुना नदियों के बीच समस्त जलोढ़ भूमि को निर्दिष्ट करता है। निर्दिष्ट करता है। इसे गंगा यमुना या गंगा दोआब भी कहा जाता है। इसे गंगा यमुना या गंगा दोआब भी कहा जाता है। इस क्षेत्र का विस्तार लगभग 23,360 वर्ग मील। 23,360 वर्ग मील। 1 मील में कितने किलोमीटर होता है? कौन बता सकता है? 1 पॉइंट, सही बताओ, गलत मत बता। 1 मील में कितने किलोमीटर होता है? 1.3। और ये टोटल कितना है? 23,360 वर्ग मील, ठीक है। लंबाई में लगभग 500 मील, और चौड़ाई में 60 मील। लंबाई मतलब ये, लंबाई क्या होता है? लंबाई ये हो गया और चौड़ाई ये हो गया, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ मैथ पढ़े। लंबाई जो है 500 मील और चौड़ाई 60 मील है। हाँ 60 मील, यही 60 चौड़ाई 60 मील है।
आगे चलकर इसे 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? पहला है ऊपरी, फिर मध्य, फिर निचली। ऊपरी द्वार, मध्य द्वार और निचला द्वार। ठीक, ऊपरी द्वार, मध्य द्वार और निचली द्वार। अब आते हैं अगला, रुहेलखंड का मैदान। रुहेलखंड का मैदान, इसमें देखिए रुहेलखंड के मैदान जो है, यहां से 2 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? एक राम गंगा, ठीक, एक राम गंगा नदी निकलती है और एक शारदा नदी निकलती है। कौन सी? राम गंगा और शारदा। अच्छा एक बात बताइए, आपके पीलीभीत से कौन सी नदी निकलती है? गोमती। कहां से निकलती है? फुलहर झील से। कहां पे है? हम तो देखे नहीं हैं। शायद इस रास्ते में पड़ता है पूरेपुर जाके। कहां पे है? 10 किलोमीटर। मतलब शायद मेरे ख्याल से इस रोड पे जो हाईवे वाला है उस पे पड़ता है। इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, टोल वाले रोड पर नहीं है, दूसरे वाले रोड पर। दूसरे वाला रोड है। सर कॉलेज से रास्ता गया किधर की है? हाँ, वहां से एक टर्न लेके आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, रुहेलखंड उत्तरी भाग। रुहेलखंड की स्थिति ये है, देखो टेंशन मत लेना भाई, इसमें बहुत कुछ समझाने वाला है, ठीक है, तो इसलिए जो फैक्ट है वो लिखवाना ही पड़ेगा। रुहेलखंड उत्तरी भाग के निचले जलोढ़ क्षेत्र और उत्तरी प्रदेश के, इसके बाद जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपवाह तंत्र, ठीक है, अपवाह तंत्र नदियों का। जलोढ़ क्षेत्र और उत्तरी प्रदेश राज्य के उत्तर पश्चिम में निर्दिष्ट है, जैसा कि ये रुहेलखंड, ठीक है, उत्तर पश्चिम है कि नहीं है इसकी स्थिति? उत्तर पश्चिम में निर्दिष्ट है। रुहेलखंड ऊपरी गंगा मैदान का हिस्सा है। रुहेलखंड ऊपरी गंगा मैदान का हिस्सा है। यह उत्तर में चीन और नेपाल की सीमाओं और दक्षिण एवं पश्चिम में गंगा नदी से घिरा है। नेपाल की सीमाओं और दक्षिण एवं पश्चिम में गंगा नदी से घिरा है। रुहेलखंड का मैदान उत्तर प्रदेश के सबसे उपजाऊ क्षेत्र में से एक है। एक लड़का गायब है इस समय, पता करो कहां गया। अभय नहीं आ रहे क्लास करने, पता करो, उनका एग्जाम शायद चल रहा। उत्तर प्रदेश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक भाग है, ठीक है। यहां से लिखिएगा, यहां से रामगंगा, एक मिनट, यहां से ऐसे लिखिए, यह क्षेत्र रामगंगा और शारदा नदी के दोआब क्षेत्र में स्थित है। अगर क्वेश्चन बने
कि रुहेलखंड किन दो नदियों के दोआब क्षेत्र के बीच है? तो कौन कौन सा है? शारदा और रामगंगा। अच्छा एक चीज बताओ, रामगंगा नदी कौन सा ऐसा पार्क है जिससे बीचों बीच है? सही है, पकड़ लिए थे। तो ये हो गया आपका कौन सा? रुहेलखंड क्षेत्र। अब एक बचा है अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र जैसा कि आप लोगों को अवध से नाम से ही पता है, अवधी आता है नहीं बोलने? अवधी जानते हो? बहुत मीठी होती है अवधी लैंग्वेज। नहीं खड़ी नहीं होती। अवधी मैं बोल लेता हूँ बहुत अच्छे से। मैं भोजपुरी भी बहुत अच्छे से बोल लेता हूँ। हाँ, और एक बात और बताएं, जो क्या नाम है, वाल्मीकि ने रामायण लिखा था, वो अभी मैं रिसेंट में गया था, ये नैमिषारण्य, यहाँ पे उन्होंने किसी को सुनाया था रामायण। मैं 3-4 लैंग्वेज में हाँ, नैमिषारण्य बहुत अच्छा, और ये कहा जाता है मतलब वहां पे बहुत सारे योगी तपस्या किए थे, बहुत सारे योगी वहां पे तपस्या किए थे। वहां लोग ऋषि मुनि जो है पेड़ों पे तपस्या करते हैं, पेड़ों पे बना के, मैंने तो देखा था लेकिन उस टाइम कोई था नहीं। मतलब क्लास चल रहा है, भोजपुरी बोली से क्या है? आप मतलब पढ़ा ही रहे हैं ना। भोजपुरी बोली से क्या मतलब? चलिए आगे। अब अच्छे, आप लोग भी अपने लैंग्वेज बोलते हो ना, पीलीभीत वाली, तो वैसे हम लोगों की लैंग्वेज है भोजपुरी। हम लोगों को ल ज्यादा आता है, ला। देखिए आगे, यह देखिए अवध क्षेत्र ही है, ठीक है। अवध क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, ठीक है, बाराबंकी, ये सब क्षेत्र जो है किसमें? अवध क्षेत्र में आते हैं, ठीक। चलिए आगे देखिएगा, यह पूर्वांचल और रुहेलखंड, यह पूर्वांचल और रुहेलखंड के बीच में स्थित है। कौन सा? अवध। देख रहे हो ना, ये पूर्वांचल साइड इधर है और रुहेलखंड ये, इसके बीच वाले एरिया को अवध क्षेत्र। यह पूर्वांचल और रुहेलखंड के बीच स्थित है। इसे पहले भारत का अन्न भंडार के रूप में, इसे पहले भारत का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता था। देखो यहां से सबसे एक नदी प्रवाहित होती है, वैसे तो और भी नदियां प्रवाहित होती हैं, लेकिन एक मुख्य रूप से नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम घाघरा, और घाघरा का एक नाम और है, कौन बताएगा? घाघरा का। अब घाघरा से उस नाम को हटा दिया गया, अब वही नाम है, और मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, वो अयोध्या से होकर प्रवाहित सरजू नदी में। आपको बताएं, वही अयोध्या में चीज है, समझिए। अयोध्या के पास में एक है गुप्तार घाट, ठीक, जस्ट 2 किलोमीटर अयोध्या से, और वहीं पे सरजू नदी निकलती है, और श्री रामचंद्र जी और उनके जितने भाई थे उसी नदी में जो है जल समाधि लिए थे। नेक्स्ट लिखिएगा, अन्न के भंडार के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में, यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में गंगा कौमा घाघरा गोमती, गंगा कामा घाघरा गोमती नदी द्वारा अपवाहित होती है। लखनऊ किस शहर के किनारे बसा है? और गोरखपुर? चलिए बहुत सही। आगरा? बहुत सही। कानपुर? गंगा। बनारस? और इलाहाबाद? संगम तट बसा है, प्रवाहित। अवध का मैदान छूट गया। गंगा घाघरा गोमती नदी द्वारा अपवाहित होती है।
अवध का मैदान अपने विशिष्ट व्यंजनों और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। एक बात और जानिए, पाक कला के लिए जो है अवध क्षेत्र जाना जाता है। और एक और चिकनकारी जानते हो? एक बार मैं बताऊं, मैं अपनी बात बताएं। एक बार मैंने चिकनकारी के बारे में, चिकन के बारे में आंसर मार दिया। मुझे लगा चिकनकारी यही होता है, तब मुझे इतना नहीं पता था। बाद में पता चला चिकनकारी एक कला है जो किस पे किया जाता है? कपड़े पे किया जाता है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है बताइए? लखनऊ क्षेत्र। और लखनऊ क्षेत्र को नवाबों का शहर भी कहते हैं। लखनऊ की शाम होती है कि सुबह? देखो, बनारस की सुबह देखी जाती है, लखनऊ की शाम। लखनऊ में शाम आप जाइए 5 बजे के बाद, मतलब 6 बजे के बाद रात 12 बजे तक चलता रहता है। कभी मौका मिले तो जाइए, यही भारत भ्रमण करवा देंगे आप लोगों। विशिष्ट व्यंजनों और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, फैजाबाद। लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, फैजाबाद। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, अवध के बाद क्या होगा? गंगा, घाघरा, गोमती नदी द्वारा अपवहित होती है। अवध का मैदान अपने विशिष्ट व्यंजनों, अवध का मैदान अपने विशिष्ट व्यंजनों और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में शामिल शहर लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, गोंडा, बाराबंकी, सुल्तानपुर आदि सम्मिलित हैं। बाराबंकी आदि सम्मिलित हैं। अब लास्ट है पूर्वांचल क्षेत्र। जैसा कि पूर्वांचल क्षेत्र से ही पता होगा, पूर्वांचल जो है, कौन कौन से जिले हैं पूर्वांचल? कौन बता सकता है पूर्वांचल में? मेरा तो ठीक है, मेरा तो हो ही गया। और कौन सा हो आप? गोड्डा आएगा? गोड्डा कहाँ से आ जाएगा पूर्वांचल? आना ऐसे कहने से आना चाहिए। अब मोदी के लिए योगी के पास जाना पड़ेगा कि गोंडा को शामिल करिए इसमें। बताइए, आप बताइए। बाराबंकी कहाँ जाओगे? पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, बाराबंकी कहाँ चाहिए? कौन सा? हाँ, और बलिया। हाँ, और भगवान की दुनिया में शामली कहाँ है? सजा देंगे, डंडा लेके आएंगे हम, इसके लिए सजा मिलेगा फिर आपको गलत आंसर देने पर। और गलत आंसर जो ठीक है, ये ब्लंडर मिस्टेक है जो अक्षम है। ठीक है, देखो ये क्या बोले हैं? शाहजहांपुर। सुन लो, अच्छा अब हो गया सारे लोग। देखो, संत कबीर नगर, ठीक, बलिया, उसके बाद जो है बस्ती, फिर क्या नाम है आपका सिद्धार्थ नगर वाला कुछ एरिया, कुशीनगर, ठीक, और गोरखपुर, ये सब जो है आपके, और संत कबीर नगर मैंने नाम लिया है, ठीक, ये सब आपके पूर्वांचल क्षेत्र में आते हैं। नहीं, बनारस पूर्वांचल में तो नहीं कह सकते क्योंकि ये नीचे है थोड़ा सा। प्रयागराज भी नहीं आएगा पूर्वांचल। प्रयागराज तो नहीं, प्रयागराज अलग है, ठीक है। प्रयागराज अगर देखा जाए तो ये किसी एरिया में नहीं आता, ये अलग है, अपने आप स्वतंत्र है, इसीलिए जो है हाँ, लेकिन प्रयागराज, ठीक है। लिखिए जरा, देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर का एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें बस्ती, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर आदि क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र से कौन सी नदी होकर निकलती है?
इस क्षेत्र से कौन सी नदी होती है? कौन बताएगा? कहाँ गए? इस क्षेत्र से कौन सी नदी होती है? एक राप्ती, ठीक, और गंडक, सही है। गंडक। कोसी कहाँ है? तो बिहार उत्तर प्रदेश में। तो सीमा पाती है नहीं, ये बताओ कोसी आएगी इसमें? नहीं है। तब कैसे बोलती है? ये ब्लंडर मिस्टेक है, ये क्षमा है। जो ऐसी भयंकर गलती करेगा उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, उसके ऊपर, ठीक। जिसमें बस्ती गोरखपुर बहुत दिए है क्या ना मेरा बगल वाले साइड है। अरे उसने खुद नहीं लिखा है। चलो अच्छा लिख लो। बस्ती, संत कबीर नगर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर इत्यादि क्षेत्र सम्मिलित है। इत्यादि क्षेत्र सम्मिलित है। इस क्षेत्र से, अगला पॉइंट इसी में है, इस क्षेत्र से राप्ती और गंडक नदियां प्रवाहित होती हैं। इस क्षेत्र से राप्ती एवं गंडक नदियां प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का बेसिक परिचय कंप्लीट हो गया। अब आता है अपवाह तंत्र, ठीक। अपवाह तंत्र, अब आपका अपवाह तंत्र, यूपी का अपवाह तंत्र। तो चलिए अपवाह तंत्र में बताइए उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? बहती है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं? सबसे बड़ी नदी कौन सी बहती है? गंगा। अगर एक ऑर्डर में लगाना होगा उसके बाद कौन सी नदी बहती है? यमुना, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना, ठीक है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? बात तो इन्होंने भी सही कहा, बात तो आप भी सही कह। गंगा नदी जो है, गंगा नाम पड़ता है इसका हरिद्वार जब ये मैदानी क्षेत्र में होती है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमेशा यही माना जाता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो कौन से ग्लेशियर से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। आइए, कहाँ गए थे आप लोग? अच्छा, चलिए। और बताइए, नदी जो है, नदी जो प्रवाहित होती है वह कौन कौन से आकार में प्रवाहित होती है? बताइए। कौन कौन से प्रवाहित होती है? एक मिनट बोलो, एक क्वेश्चन बताओ। उत्तर प्रदेश की कौन सी ऐसी प्रोजेक्ट है, ठीक है, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो दो राज्यों के प्रोजेक्ट चल रहा है और नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट है? हाँ, कितना टोटल उसका बजट था? कितना बजट था उसका? 36 में 4400 समथिंग, 4400 समथिंग का बजट है। बताए तो बताइए कैसे? केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, नदियों को लिंक करने का क्या फायदा है? नदियों को लिंक करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं?
कौन जिससे पूछेंगे वो बताएगा। चलिए आप बताइए, नदियों को जोड़ने से क्या फायदा हो सकता है? जो बिजली उत्पादन है उसके लिए फायदा हो सकता है। क्या? जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने की प्रोसेस है उसमें ही बेनिफिट हो सकता है। चलिए मान लेते हैं, लेकिन ये बहुत सटीक नहीं है। और दूसरा पॉइंट, इसमें सिंचाई का भी हाँ ये पहले पॉइंट है सिंचाई का। और दूसरा पानी, जो नदियों का जो बाढ़ आता है उस बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई नदी है, जैसे फॉर एग्जांपल कोसी नदी है, ठीक है, कोसी नदी में बाढ़ ज्यादा आता है, अगर उसको किसी और नदी से लिंक कर दिया जाए, किस नदी से? जिस नदी में पानी कम होता है, तो क्या होगा, उस पानी को वहां ट्रांसफर किया जाएगा और फिर जो है जो बाढ़ आता है उसको रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक का नाम लिखिए आप। अगला है अपवाह तंत्र। ठीक, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का बेसिक मतलब क्या है? कौन बताएगा? अपवाह तंत्र का बेसिक मतलब क्या है? नदियों का प्रवाह। नदियों का प्रवाह। ठीक है, और नदियां दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी नदियां होती हैं? एक हिमालयी नदियां होती हैं और एक प्राकृतिक नदियां। कौन सी नदी साल भर जो है प्रवाहित होती है और कौन वर्षा ऋतु में? चलिए पहले तो इसमें कुछ बातें समझ लें, अगर आज टाइम मिलेगा तो लिख लेंगे, नहीं तो कल लिखवा देंगे। ठीक है, नदियों का प्रवाह कौन कौन सी श्रेणी में कौन कौन से आकार का होता है? तो पहला होता है वृक्षाकार, वृक्षाकार प्रवाह। ठीक, दूसरा होता है कौन सा? आरी, अभी हम समझा देंगे, पहले लिख लीजिए आरी। और तीसरा होता है जालीनुमा। कौन सा होता है? जालीनुमा, जालीनुमा। और चौथा होता है अभिकेंद्री। ठीक, पहले समझते हैं। देखिए एक एक के बारे में समझ लेते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको तो आना ही चाहिए। वृक्षाकार नदियां कहां प्रवाहित होती हैं? वृक्ष नहीं, वृक्षाकार नदियां जो नदी तंत्र होता है वह मैदानी क्षेत्र में। कहा? मैदानी क्षेत्र। ठीक, मैदानी क्षेत्र में इसलिए इसका एक जीता जागता एग्जांपल दे रहा है। मान लो घर का कोई लड़का आपको, ठीक, और उसको कोई रोग नहीं, वो ब्रीडर है, जहां मन करे वहां मैदानी क्षेत्र, मतलब जमीन समतल है, अब उस नदी को जहां ढलान मिलेगा वो नदी उस तरफ प्रवाहित होगी। तो अपवाह तंत्र का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि नदी उसी तरफ प्रवाहित होगी जहां उसका ढलान होगा। ठीक है, ढलान मतलब जहां स्लोप होगा। अपवाह नदी, कोई भी नदी अपने भौगोलिक स्थिति के अनुसार ही प्रवाहित होती है। उस एरिया का जो भौगोलिक स्थिति होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है नदी प्रवाहित होती है। उसकी उचान और उसके स्लोप कैसे हैं, ठीक है, स्लोप। तो वृक्षाकार नदियां कहां प्रवाहित होती हैं? मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, और वृक्षाकार नदियां कैसे प्रवाहित होती हैं? ऐसे ऐसे। वृक्षाकार ऐसे कहीं होता है, वृक्ष ऐसे ही बनते हैं, वृक्षाकार ऐसे ही नदियां। और इसमें होता क्या है, जो उसकी सहायक नदियां होती हैं वो एक मुख्य नदी से आके मिलती है। ठीक है, सहायक नदी जो उसकी सहायक नदियां हैं वो आके अपने मुख्य नदी से मिलती है। ठीक, आर्य नदियां क्या होती हैं? आर्य आकार से जो नदियां बहती है उसमें क्या होता है? ये जो है पहाड़ से गिरती है। कहां से? पहाड़ से गिरती है। कहां पे? चट्टानों पे या मैदानों में। तो क्या बनाती हैं? आर्य नुमा स्लोप बनाती हैं। किसना? आर्य नुमा। आर्य जानते हो नहीं? आर्य देखे? आर्य नुमा स्लोप बनाती है। और कहां से निकलती हैं? पहाड़ से। ये नदियां पहाड़ी क्षेत्र से निकलती हैं। ये नदियां कहां बहती हैं? मैदानी क्षेत्र में। ये नदियां आर्यनुमा जो स्लोप बनाती हैं या आर्यनुमा आकार बनाती हैं, ये नदियां पहाड़ से आती हैं। ठीक है, कहां से आती हैं? पहाड़ से आती हैं।
जबकि जाली नुमा नदियां ये 90 डिग्री पे मेन नदी से मिलती है, 90 डिग्री पे किससे? मुख्य नदी से। जैसे मान लो गंगा नदी की, गंगा नदी प्रवाहित हो रही है और इसकी कितनी सहायक नदियां हैं, जो भी है जितनी भी हैं, मान लो इसकी सहायक नदी कोई आती है, कौन सी आती है? चंबल आती है, तो क्या करेगी? ये 90 डिग्री से आके मिलेगी। 90 डिग्री यही होता है ना अंकल, ये होता है, कौन बताइए? 90 डिग्री ये होता है, ये होता है, ठीक है, जानते हो मतलब मैथ आपने। तो 90 डिग्री पे नदियां आके मिलती हैं, ठीक। कैसे आती हैं? जालीनुमा स्लोप बनाती हैं, जालीनुमा आकार में 90 डिग्री पर मिलती हैं और मुख्य नदी से मिलती हैं। किससे? मुख्य नदी से मिलती हैं। पहला कॉन्सेप्ट, पहला है वृक्षानुमा नदियां कहाँ प्रवाहित होती है? मैदानी भाग में। आरी नुमा नदियां यह पहाड़ों से आती हैं, कहां से आती हैं? पहाड़ों से आती हैं। फिर उसके बाद जालीनुमा नदियां यह 90 डिग्री पर किससे मिलती है? मुख्य नदी से मिलती है। जबकि ये बताओ अभिकेंद्रीय नदियां क्या होती हैं? कौन बताएगा? अभिकेंद्रीय नदियां कौन बता सकता है? अभिकेंद्रीय मतलब क्या होगा? ये नदियां किसी झील या गर्त में आके गिरती है, किसी झील, ठीक है, या गर्त में आके गिरती है। और झील कहाँ होता है? झील बीच में होता है ना। तो झील मान लो नदी यहां से आई, ठीक, नदी यहां से आई ऐसे ऐसे, और इस गर्त या झील में आके गिरती है। बात समझ में आया कि नहीं? कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? वृक्षाकार मैम आपकी पढ़ाई होगी, मैम क्या बताई? मैम बहुत अच्छे से बताई होंगी, खूब एक्सप्लेन की होंगी। मैं चाहता हूं आसान शब्दों में आप समझ जाए बस। वृक्षाकार नदियां मैदानों में प्रवाहित होती हैं, आरी नुमा नदियां पहाड़ों से गिरती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जाली नुमा नदियां ये 90 डिग्री पे, ठीक है। और उसके बाद अगला है कौन सा है? अभिकेंद्रीय नदियां, ठीक। तो ये नदी के प्रकार होते हैं। अपवाह तंत्र के बारे में थोड़ा सा परिचय लिख लीजिए बस। कल हम लोग शुरू करेंगे गंगा नदी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितनी नदियां बताए नहीं आप लोग? बताइए कौन कौन सी नदियां उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं? गंगा, शारदा, और उसके बाद घाघरा, ठीक, और हाँ सिंध भी प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये सब सारी नदियां प्रवाहित होती हैं कहाँ? उत्तर प्रदेश से। लिखिएगा परिचय में, अपवाह तंत्र परिचय में लिखिएगा। एक निश्चित वाहिकाओं 11 बज गए अभी नहीं, एक निश्चित वाहिकाओं के मध्य, एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जल के प्रवाह को, एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जल के प्रवाह को अपवाह के रूप में या अपवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है। और ऐसे चैनलों के नेटवर्क को अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र की अपवाह तंत्र प्रणाली, किसी क्षेत्र की अपवाह तंत्र प्रणाली उस क्षेत्र की, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड करता है। तो भूवैज्ञानिक प्रणाली, उस क्षेत्र की भूवैज्ञानिक विविधता, कॉमा समयावधि, कॉमा प्राकृतिक समयावधि, कॉमा प्राकृतिक चट्टानों की संरचना, प्राकृतिक चट्टानों की संरचना, कॉमा ढाल, स्थलाकृत बहने वाले पानी की
बहने वाले पानी की मात्रा और प्रवाह की अधिकता का परिणाम। बहने वाले पानी की मात्रा व प्रवाह का परिणाम है। ठीक है, ठीक, चलिए कल देखते हैं। 1-2 दिन में आपका ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, जहां तक उम्मीद है इसमें 1-2 दिन में ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। आप लोगों का कॉपी चेक हो रहा है, मैं बताऊंगा, लेकिन जब आप आएंगे तो क्या पूछेंगे? पेपर करवाए थे, सारे लोगों ने भाग दिया, कुछ ही लोग बचे थे जो आंसर लिखे थे, जिनके अंदर हिम्मत थी। पढ़ के क्या करोगे जब आंसर नहीं लिखोगे? किस काम का है पढ़ो? सही बात है। पढ़ के क्या करोगे जब आप आंसर नहीं लिखोगे?